नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। एक आम आदमी पैसा जोड़ता है। कुछ वो शुरुआत में पैसा देता है बिल्डर्स को और उसके बाद बाकी जो अमाउंट होता है उसका लोन कराता है और बैंकों को ईएमआई देना शुरू करता है इस उम्मीद में कि उसको घर मिलेगा। लेकिन हमने ऐसी कई स्टोरीज देखी जिसमें लोगों का पैसा फंस गया। कई लोग तो ऐसे हैं जो किराए पर रह रहे थे और ईएमआई भी दे रहे हैं और उनको प्रोजेक्ट आज तक नहीं मिला। कई लोग ऐसे थे जिनको प्रोजेक्ट मिला, बिल्डर की मनमानी रही। कई लोग ऐसे थे मेंटेनेंस के नाम पर जिनको लूट लिया गया। ऐसे तमाम शिकायतें प्रवेश बिल्डर्स के खिलाफ लगातार जारी है। लेकिन अब हमने ये भी देखा कि आए दिन कई सारे बिल्डर्स जेल भी पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुई और यहां तक कि रेरा अदालत का गठन किया गया ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। लेकिन अभी भी आप यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि मेरठ, इससे आगे अगर पहुंच जाए फरीदाबाद या पहुंच जाए बुलंदशहर, यहां तक जो बेल्ट है, आप ये सोचिए कि बिल्डर्स और बैंकों की जो गठजोड़ चल रहा है उसको लेकर एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। किस तरह से लोगों के सपने तोड़ रहे हैं बिल्डर, किस तरह से बैंक्स जो है चूना लगा रहे हैं लोगों को, गाड़ी कमाई उनकी एक तरह से कहा जाए हड़प रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करो और सख्त एक्शन लो, इन बिल्डरों को जेल में डालो। 22 एफआईआर दर्ज हुई। सोचिए, पूरे दिल्ली एनसीआर के तमाम बिल्डर्स के खिलाफ जिन्होंने क्या किया, बिल्डर्स और बैंकों का गठजोड़ सामने आया। प्रवेश बिल्कुल। और ये देखिए 22 एफआईआर है जो मेजर अभी सिटी बताई जा रही है। एनसीआर में क्या कुछ आता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव। अब इसमें जो बहुत सारे बड़े बिल्डर्स का भी नाम सामने आया है कि मोटी मोटी रकम शुरुआत में जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाया जा रहा था, उस समय में बुकिंग ली जाती थी। बाद में बोला जाता था लोन करा दिया जाएगा और लोन नहीं कराया जाता था, बोलता था, फिर बताते थे क्लॉज कि हमने तो बोला था हम आपकी हेल्प करेंगे, अब वो आपका बर्डन है, आप अपने लिए आप अपना लोन कराइए पास, और अगर आप इतने टाइम में लोन अपना पास नहीं करा सकते तो आपकी प्रॉपर्टी किसी और को हम सेल आउट करेंगे, आपका जो पैसा है वो दे देंगे। पता चला चिराग जी उसने 5 साल पहले अपनी प्रॉपर्टी ली है और वो छठे साल में उसका लोन ही नहीं हो रहा है इतने सालों में। फिर उसे बोल रहे हैं कि आपका प्रॉपर्टी हम सेल आउट कर रहे हैं। उसकी कीमत उस समय थी 2000 पर स्क्वायर फीट मान लीजिए, अब उसकी कीमत है 4000 पर स्क्वायर फीट। अब बिल्डर अगर बेचेगा, बिल्डर ने उसका पैसा जितना था वो तो यूज किया ही, अगर किसी और को बेचेगा, उसके पास तो एक क्लॉज है कि वो बोल देगा कि हाँ आपने इतने टाइम तक अपना लोन नहीं कराया। लेकिन शुरुआत में ओरली बोल दिया जाता था कि आपका लोन करा दिया जाएगा, हम कराएंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊं जो पूरी खबर है वो ये है कि खरीदारों को ठगने के लिए बिल्डरों और बैंकों के नापाक गठजोड़ की जांच के लिए सीबीआई ने 22 मुकदमे दर्ज किया। अब आप सुनिए, 28 जुलाई को एफआईआर दर्ज करी गई पहली। इसमें एक बयान सामने आया 29 जुलाई को गुड़गांव, ध्यान से सुनिएगा, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, 47 जगहों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, कई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले। अब आपको बता दूं एफआईआर में किन किन बिल्डर्स के नाम है, ध्यान से सुनिएगा, ये कौन कौन से बिल्डर हैं जो लोगों को ठग रहे हैं। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया इनके खिलाफ। जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राट्रैक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर समेत अन्य कंपनियों के नाम दर्ज है जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। सीबीआई के प्रवक्ता का क्या कहना है, कुछ बैंकों के नाम है उसमें और ये कहा है कि जैसे बैंकर्स और वित्तीय संस्थानों के नाम पर भी दर्ज एफआईआर में शामिल है, यानी उन बैंकों के भी नाम है कि दोनों ने गठजोड़ किया। सीबीआई ने इस मामले में 7 शुरुआत में पीई यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो दर्ज की थी। उसके बाद 3 महीने के भीतर एजेंसी ने जब जांच पूरी की तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मुकदमा दर्ज करो। 22 मुकदमे दर्ज हुए। अब ये किस तरह से फ्रॉड किया गया ये जरा समझाइए प्रवेश। देखिए क्या किया जाता था कि चिराग जी, पहले आप समझिए बायर है, आपको बोला जाता था आपका बजट कितना है, ये है, तो ये बोलते थे कि मेरे पास बजट है, मैं 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, बाकी मेरा आप 80% लोन करा दीजिए। ये बोलते थे बिंदास, आप टेंशन मत लीजिए, आप बुकिंग अमाउंट दीजिए, बुकिंग कराइए, ठीक है, हम आपका लोन करा देंगे। अब इसके बाद क्या आता था, ये ओरल कमिटमेंट है, ओके, लेकिन ये बिल्डर की टेंशन नहीं है कि बिल्डर लोन कराए, ये बिल्डर की लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन बिल्डर ये बात बताता नहीं। वो क्या करता है, ओरल कमिटमेंट कर देता है, फिर बाद में वो लोन के लिए 1-2 कंपनी बता देता है कि आप इससे लोन कराओ और बैंक से लोन कराओ। वो बैंक से लोन नहीं होता, फिर ये बोलता है आपका इतना टाइम हो गया, आपको पैसे भरने, आपका ये करना है, नहीं तो आपका बुकिंग में कैंसिल कर रहा हूँ।
अगर वो बुकिंग कैंसिल करेगा तो कुछ अमाउंट कट करके उसका पैसे देगा, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि बुकिंग के पैसे भी रिटर्न नहीं होते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, वो जो 3 साल का पीरियड है ना, उसमें उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई। चिराग जी, उसने 2000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक कमरा बुक किया था, ठीक है। अब वो हो गई है उसकी कीमत 3000 स्क्वायर फीट। बिल्डर को तो फायदा हो गया, उसका उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, अब वो बेचेगा। जब उसे नया नया कंस्ट्रक्शन करना था, उसको बहुत सारे बायर्स चाहिए थे, तो उसे मार्केट से मिल गए, कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया, जिससे उसने थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब इस चीज़ का फायदा बिल्डर बहुत सारे केसेस में, और बहुत सारे ऐसे केसेस नोएडा से सामने आ रहे हैं, दिल्ली से, गुड़गांव से, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक मेरे जानकार हैं, उन्होंने एक बिल्डर से फ्लैट लिया। आप सोचिए कि उनको जो फ्लैट दिया गया वो बिना बताए ऐसा फ्लैट दे दिया गया जो ऑलरेडी मॉर्गेज था। उनको बताया नहीं क्या। बाद में जब उनको पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या है, मैंने तो आपको पैसे दिए हैं और पैसे इस मद में दिए हैं कि आप मुझे जो फ्लैट देंगे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन फ्लैट देंगे, मतलब कोई फ्रेश फ्लैट देंगे, कोई डिस्प्यूटेड फ्लैट नहीं देंगे। लेकिन आप सोचिए, वो फ्लैट वो पहले ही किसी और का लोन उस पर हुआ था, जो वो लोन अमाउंट पे नहीं कर पाया, बैंक ने उसको अपने पास रख लिया और उसका अमाउंट भी फोरफिट है जो शुरुआत में जो बायर था। एक तो ये धोखाधड़ी होगी। दूसरी धोखाधड़ी आपको बताता हूं किस तरह से जो ये बिल्डर्स और जो बायर्स के बिल्डर्स करते हैं, जो कलाकारियां करते हैं। जैसे प्रवेश ने बताया कि शुरुआत में आपको आपने ईएमआई पे कर रहे हैं, आपको कंस्ट्रक्शन प्लान दिया कि आपको 2005 में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन वो मिलती नहीं। और उससे होता क्या है कि वो बेचारा लिंगर ऑन होता जाता है और वो ईएमआई भरता चला जाता है। तीसरी जो कवायद होती है वो क्या करते हैं बिल्डर, बैंकों से मोटा एक प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत मोटा अमाउंट में आपने लोन ले लिया, आपने या बायर से पैसा आ गया आपके पास, आपने उन पैसे को इस्तेमाल किया दूसरे प्रोजेक्ट में। एक प्रोजेक्ट रुक गया, दूसरा प्रोजेक्ट चलना शुरू हो गया। कई बार ऐसे हुआ कि और बिल्कुल, और वो प्रोजेक्ट वाले लोग रो रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू कर दिया, बाद में दिखा देंगे कंपनी डूब गई जिसका पैसा ये फिर हाँ। कहते हैं ना एक तरह से पैसा खा जाना। और कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने रेरा में केस डाला है, वो परेशान हो गए हैं क्योंकि उनकी सुनवाई टाइमली नहीं हो पा रही है। और मैं कह रहा हूं कि ऐसे कई लोग होंगे परेशान जो नोएडा एनसीआर में होंगे। आप अपने केसेस हमें मेल कीजिए, बताइए कि आपके साथ किस तरह की धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम इस केस पे डिस्कस करने लगेंगे 1000 से ज्यादा लोग सामने आएंगे निकलकर, जिनको बिल्डर दबा रहे हो। और बिल्डर सीधा धमकी देते हैं आप कोर्ट चले जाओ, उन्हें पता है सिविल मैटर है, रोज उनके पास तो बैटरी ऑफ लॉयर हैं। और सुनिए, कितना लड़ोगे? कई बार क्या बोलते हैं, बोलते हैं चले जाइए, एक और चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास तो इतने लॉयर हैं, वो तो लड़ते रहते हैं केस ही वो लड़ रहे हैं। बंदा परेशान होकर क्या करेगा, जो बायर होगा वो परेशान होकर क्या करेगा, हाथ जोड़ लेगा, ठीक है भैया दे, जो जितना पैसा देना है दे, या जो कोई और कॉम्प्रोमाइज करके दूसरी प्रॉपर्टी लेगा। और सिविल केसेस में आपको पता है एक तारीख कितनी लंबी लगती है, केसेस कितने लंबे चलते हैं, प्रोसीजर इतना लंबा है। लेकिन अब इस केस में जो सीबीआई उन्होंने कहा हम 3 महीने में चार्जशीट फाइल कर देंगे इसमें, और इन्वेस्टिगेशन। एक और मैं आपको बिल्डर का फ्रॉड बताता हूं। मुझे याद आ रहा है, एक मेरे जानकार हैं, उन्होंने एक दुकान बुक कराई रोहिणी साइड में। आप सोचिए, वो बिल्डर अरेस्ट हो गया। उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया और आज तक वो पैसा ना मिला, ना उनको प्रॉपर्टी मिली। वो बिल्डर जेल में है, जेल तक वो मिलकर आए, उनसे पूछा कि भाई हमारा प्रॉपर्टी दे दो। अब वो प्रोजेक्ट किसी और ने टेक ओवर कर लिया है, पता नहीं राम जाने कब मिलेगा। और चिराग किसी गाड़ी कमाई, बेचारे सोचे पूरा जीवन लग जाता है अपना पैसे कमा के, एक एक पैसे जोड़ के लोग सपनों का घर लेने के लिए सोचते हैं। लेकिन इन फ्रॉड बिल्डर्स के चक्कर में आकर कितना ज्यादा परेशानी सरकार क्या कर रही है, क्यों इन पर सख्ती नहीं लागू की जा रही है। एक प्रॉपर्टी का रेट आसमान छू रही है, जमीनें। सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें प्रवेश, इसके पीछे अगर लॉजिकल जाएं तो इतनी प्रॉपर्टी के रेट्स क्यों महंगे हो रहे हैं। आज की डेट में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई आदमी जाए और खरीद ले तुरंत। आप देखिए, मिनिमम प्रॉपर्टी नोएडा में आप चले जाइए, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। एक मिडिल क्लास क्या करे, कैसे प्रॉपर्टी खरीदे वो, और लोन के भार में दब जाएगा। पता चला वो 90% लोन करा रहा है और जिंदगी भर लोन ही भर रहा है, 20 सालों तक लोन, प्रोजेक्ट भी नहीं मिल रहा उसको, प्रोजेक्ट भी नहीं मिल रहा है उसको। पता चला उसकी बिल्डिंग ही मिल रही है उसे से 6-7 साल पहले, 6-7 साल बाद, और वो इतने सालों तक लोन ही बढ़ता जा रहा है, पैसे ही दिए जा रहा है। तो ये तो मतलब बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्ट है। और मुझे लगता है अभी और ज्यादा सख्ती लाने की जरूरत है ये बिल्डर फील्ड में। और मुझे लगता है कि दोस्तों, आप लोगों को क्या व्यू पॉइंट है, हमारे क्राइम तक के अलर्ट व्यूअर्स हैं, क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट, कहते हैं ना बूम हो रही है प्रॉपर्टी, और कई जगह मैं ऐसी रील्स देखता हूं प्रवेश जिसमें लोग कहते हैं सबसे बढ़िया चीज है प्रॉपर्टी में पैसा लगा दो। अरे भाई ना, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, नहीं आप ले रहे हो, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, प्रॉपर्टी के रेट इतने ज्यादा क्यों है। डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें तो ऐसा तो नहीं है लैंड नहीं है, और अगर लैंड है तो इतने ज्यादा रेट। कोई प्रॉपर्टी आज से 5 साल पहले
50 लाख की थी, आज उसकी रेट कई ऐसी जगह है जहां उनकी रेट पता है कितने, 3 करोड़ रुपए। ऐसा कौन सा बूम आ गया भाई, ऐसा कौन सा, ये कौन सा बिजनेस मॉडल है? सरकार क्या देख नहीं रही इन चीजों को? सरकार क्या इन चीजों पर अंकुश नहीं लगा सकती? एक आम आदमी क्या करे, जो शरीफ आदमी वो क्या करे? बताइए आप क्या करें? कुछ नहीं, लोन लेगा और लोन लेके बेचारा मरते रहेगा उस लोन के भार के नीचे। क्योंकि अगर आम आदमी की सोचते तो अभी तक बिल्डर इतने खुले आप ये बताइए, आप खुद किराए के मकान पे रह रहे हैं, क्या आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं नोएडा में? अब नोएडा में तो खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि नोएडा में जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। क्यों छू रही है? अब यही तो है इतनी, और ऐसा भी नहीं कि बुकिंग बहुत ज्यादा है। बहुत सारे फ्लैट्स तो हैं आगे जो बन रहे हो तो खाली हैं। लेकिन वही है कि एक कैप लगाना बहुत जरूरी है कि आप इतने इतने दरों तक बेचेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा क्राइसिस है कि आप उसके रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, बिल्डर्स उसको एसोसिएट करते जा रहे हैं। और इतनी प्रॉब्लम ये भी है ना कि प्लान्ड अगर सिटी की बात करें तो नोएडा, अगर एनसीआर प्लान्ड वे में बसे हुए हैं। दिल्ली अगर बात करें तो अभी भी दिल्ली बहुत ज्यादा अनप्लान्ड है। तो लोग अच्छी जगह जाने के लिए नोएडा की तरफ मूव करते हैं, गुड़गांव की तरफ मूव करते हैं, ताकि बच्चों को फैसिलिटीज मिलें, पार्क हो, हॉस्पिटल हो, चौड़ी रोड हो। तो इसी बात के वो पैसे लेते हैं। वो कहते हैं आप अनप्लान्ड सिटी में रहेंगे तो पैसे कहाँ से? हाँ, फैसिलिटीज भी देते हैं, फैसिलिटीज के हिसाब से पैसे फिर बढ़ जाते हैं। बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, आप कंपैरिजन देखेंगे तो बहुत अलग है। किसी ने मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी नोएडा में सोसाइटीज़ है, आसपास ही 2 बिल्डिंग है, एक का रेट 4,000 पर स्क्वायर फीट है, किसी का 12,000 है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब इतना ह्यूज डिफरेंस। मेरे एक जानकार है प्रवेश, उन्होंने 11 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया है। सोचिए, नोएडा में 11 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, लेने वाले अभी भी ले रहे हैं बहुत। कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फैसिलिटी दे रहे हैं, आप बिल्कुल पैसा लीजिए उस बात का, लेकिन इतना पैसा कि एक आम आदमी जो मतलब मिडिल क्लास क्या करेगा, लोअर मिडिल क्लास क्या करेगा? हमारे कुछ नहीं करेगा वो। हाँ, मतलब नहीं ले सकते 5 करोड़ का, 4 करोड़ का। और देखिए चिराग जी, एरिया की भी डिमांड होती है, एरिया की, लैंड की, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होती है। ऐसा डायरेक्टली ये भी नहीं कहा जा सकता कि इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ की है। अगर आप अभी यहाँ से 50 किलोमीटर आगे लीजिए, आपको मिल जाएगा सस्ता फ्लैट। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस तो वही ना, डिस्टेंस का मैटर करता है। मेट्रो सिटी में आप ले रहे हो, मेट्रो सिटी में कंजस्टेड है, लैंड कम है, लैंड एरिया कम है, तो लैंड की वैल्यू ज़्यादा है। लैंड की वैल्यू ज़्यादा है तो देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं। एक होता है सर्कल रेट। सर्कल रेट पे आज के टाइम पे आप मुझे बता दीजिए नोएडा में कहाँ लैंड बिक रहा है? कहीं नहीं बिक रहा है लैंड। अगर इसकी बात करें तो मोस्टली ब्लैक और व्हाइट हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा स्कैम क्या है पता है चिराग जी? सर्कल रेट है, उस रेट के हिसाब से नहीं बिक रहा, उससे ज्यादा के, तो उसमें क्या हो रहा है कि आधा पैसा कैश दिया जा रहा है और आधा व्हाइट में दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा स्कैम है, और इस पर तो कुछ भी हो ही नहीं रहा है, कोई भी इस पर जांच नहीं हो रही। आप मुझे अभी भी, आप पूरे नोएडा, पूरे एनसीआर में कहीं भी घूम लीजिए, अगर आपको सर्कल रेट पे कहीं भी मिल गया तो आप मुझे बताइएगा, व्यूअर से पूछिए, कहीं नहीं मिलेगा। ये बात हर किसी को पता है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सर्कल रेट पे नहीं मिल रहा, नहीं दे रहा कोई भी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बिल्डर्स कहते हैं भाई हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, इतना आपको ह्यूज रोड सरकार दे रही है। सरकार कहती है हम आपको सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, रोड्स दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स दे रहे हैं, आपको पार्क दे रहे हैं, जिम दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं, अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, तो पैसे भी नहीं लेंगे? तो लेंगे ना। ये तो आप ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप ही कह रहे थे कि पैसे क्यों ना ले, तो मैंने कहा था ना कि लेंगे। इतने पैसे नहीं ना। हाँ, कि आप 11 करोड़ का फ्लैट दे रहे हैं और वही सामने फ्लैट जो मिल रहा है वो 3 करोड़ का मिल रहा है। अब खरीदने वाले वो खरीद भी रहे हैं चिराग जी। मैंने कहा अगर आपको अच्छे सोसाइटी में, अगर आपको एलवी का शर्ट पहनना है, कोई कैप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जैसे मैंने बता दिया ना, आपको कैप होनी चाहिए और बताना चाहिए कि इससे ज्यादा एक गरीब आदमी को, मेरे जैसे गरीब, मैं तो कहूंगा लोअर मिडिल आदमी को, लोअर मिडिल क्लास आदमी को क्या एक अच्छा फ्लैट लेने की वो सोच नहीं सकता? नहीं, यहाँ तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तो इतना आपने देखा मेजर सिटीज 1 करोड़ की है तो मैं 3 करोड़ का क्या मैं सोच नहीं सकता? सरकार को चाहिए ना एक कैप फिक्स करे। वो तो होना चाहिए। अब उस पर ये कैसे वर्कआउट करते हैं ये तो इनके ऊपर है, क्योंकि देखिए लेकिन फैसिलिटीज पे सब सारी लाइजनिंग है ना, बिल्डर लॉबी पॉलिटिशियन से जुड़ी है, बिल्डर लॉबी आईपीएस लॉबी से जुड़ी है, बिल्डर लॉबी इतनी पावरफुल है कि उनका कुछ हो ही नहीं सकता। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए पैरासिटामोल जो दवा है वो 10 कंपनियां बनाती है। किसी का रेट 2 रुपए, किसी का 3, किसी का 25, किसी का 40। हाँ, अब क्या है, कंटेंट सब में सेम है। ठीक है, कंटेंट समय वो दिखाते हैं हमारे प्रोसेसिंग में इतना पैसा जाता है, हमारे प्रोसेसिंग में इतना पैसा जाता है। वही जेनरिक दवा लेने जाओगे पैरासिटामोल तो वो 1 रुपए की मिलेगी। लेकिन क्या है, लोग ब्रांड की तरफ भागते, तो ब्रांड में अच्छी पैकेजिंग, अच्छा लुक, अच्छे बॉक्स में पैक्ड है, तो वो ज़्यादा पैसे लेते। और वो ही सेम पैरासिटामोल वो 25 रुपए में दे रहे, 20 रुपए में दे रहे, और जेनरिक दवा जो है वो 1 रुपए में मिल रही। सेम है। बहुत नॉर्मल बिल्डर से जो 4 महले के 4 महले 3 मंजिला इमारत बना के बेच रहे हैं, टावर्स नहीं बना रहे। आप वहाँ देखिए 25 लाख 30 लाख में अभी भी घर मिल रहे हैं। आप अच्छे हाई राइज उसमें चले जाइए, फ्लैट्स में
और जिनमें सब कुछ है, खुद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ है। जैसे आप गौर सिटी देख लीजिए नोएडा का, उसमें सब कुछ है, तो उसके रेट्स ज़्यादा है। उसी तरीके से जहां ब्रांड वैल्यू ऐड हो जाती है, बिल्डर्स ने भी अपने आप को एक ब्रांड वैल्यू के साथ इंट्रोड्यूस किया कि आप हमारे सोसाइटी में आ जाइए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, कॉलेज स्कूल सब कुछ दे देंगे हम। तो सेम चीज़ यहाँ भी होती है और उसी का फायदा उठाते कहीं ना कहीं हम आपको एक टाउनशिप दे रहे हैं, टाउनशिप में ये सब चीज़ दे रहे हैं, तो हमारे रेट। चलिए, मैं तो कह रहा हूं आप पैसा खर्च कर रहे हैं और चीज ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों का जो बेचारे पैसा भी खर्च कर रहे हैं और जिनको चीज भी नहीं मिल रही, जो धक्के खा रहे हैं बिल्डर के यहाँ, जो फ्रॉड के शिकार हुए, जो एफआईआर बोल रही है। मुझे प्रॉब्लम प्राइसिंग से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज से है कि फ्रॉड ना हो किसी के साथ। जिसकी हैसियत होगी चिराग जी वो लेगा, जिसकी नहीं है वो नहीं लेगा, बात क्लियर है। लेकिन दूसरी चीज है कि अगर वो लेने की इच्छा रख रहा है और वो ले रहा है और उसके साथ फ्रॉड हो रहा है तो ये गलत है। बेचारा अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लेकर जाता है वो बैंक में और वो बिल्डर के पास कि मुझे घर बुक करना है, और बाद में उसके साथ इस तरह की धोखाधड़ी होती है। कितने मेंटल प्रेशर में रहते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। कई ऐसी सोसाइटीज हैं दोस्तों जहां रजिस्ट्री नहीं होती, ये बड़ी विचित्र बात है। सारी फैसिलिटीज हैं वहां, लेकिन रजिस्ट्री नहीं खुली हुई। क्यों? क्योंकि कुछ ड्यू है अथॉरिटी का। हाँ, कुछ अथॉरिटी का बिल्डर के पास, बिल्डर ने कुछ ड्यू कर रखा है, मतलब कोई सरकार को उसकी फीस नहीं गई है, उस चक्कर में क्या हुआ, वहां रजिस्ट्री नहीं हो रही, जिससे आम लोग परेशान है। रजिस्ट्री नहीं हो रही तो ये जो फ्लैट है, ये जो उसका जो मालिकाना हक है वो बिल्डर के पास है, वो जब चाहे कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ऐसा बहुत बहुत जगह हो रहा है। और ये ऐसे लोग हैं जो बिना रजिस्ट्री के लोग रह रहे हैं बहुत सारी जगह, नोटरी पे रह रहे हैं। रजिस्ट्री तो बहुत सारे लोगों की नहीं है, और मुझे लग रहा है बहुत सारे बिल्डर रजिस्ट्री कर भी नहीं रहे। बहुत सारी जगह तो रजिस्ट्रेशन बंद भी है। इवन देखिए, फ्लैट हैंड ओवर करने के बाद प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है बिल्डिंग में, बुकिंग नहीं हुई है, रूम नहीं गए तो उतना मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे, पूरा बर्डन आ रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और फ्लैट देने के बाद लिफ्ट खराब हो जा रही है थोड़े दिन में ही सब चीज़ खराब हो रही है। उस पर कोई वो नहीं है कि अथॉरिटी उन पर कुछ हम जुर्माना वगैरह। एक प्रोजेक्ट, कोई बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसने अपना पैसा लगाया, कुछ पैसा उसने फर्ज कीजिए कि बैंक से लिया, उसके बाद उसने बायर से पैसा ले लिया उसकी आड़ में इतना सारा, एक नया प्रोजेक्ट बना दिया, तीसरा प्रोजेक्ट बना दिया, चौथा प्रोजेक्ट बना दिया, पता लगा पहला ही पूरा नहीं हुआ, पांचवा प्रोजेक्ट उसका लाइन पर है। ये किस तरह का फ्रॉडगिरी हो रही है? इस पर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और एक कैप फिक्स होना चाहिए कि भाई हम आने वाले टाइम में हम बताएंगे। हमारे पास जो भी मेल्स आएंगे, जैसे कि मैं अभी आपको कमेंट सेक्शन में मेल पिन कर दूंगा, और आप प्रिवेश और चिराग के नाम से आप मेल कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम्स बताइएगा कि आपके साथ किस तरह की धोखाधड़ी हुई है, आपको बिल्डर्स ने किस तरह से धोखा दिया है। हम ट्राई करेंगे कि हम 1-2 एपिसोड्स लाए और जिसमें हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि कैसे कैसे लोगों को ठगा गया, कि अगली बार कोई दूसरा बायर ठगा ना जाए, वो इससे अवेयर रहे कि इस तरीके की चीज़ें होती है और इस तरीके से ठगा जाता है। जैसे साइबर क्राइम में हमें पता चल गया ना, फेक कॉल आता है, बोला जाता है कि आपको आपके नाम पे केस हो गया। वैसे ही बिल्डर्स लोग किस तरह से ठगते हैं, इस पे हम पूरी एक सीरीज चलाएंगे और आपको बताएंगे कि उससे कैसे बचना है। जाते जाते एक चीज़ और बताता हूँ, बैंक जिस तरह से लोन दे रहे हैं अपने फायदे के लिए, बड़ा बड़ा लोन दिए जा रहे हैं लोगों को, ठीक है, उनके सिबिल चेक करके। सवाल ये उठता है कि आपने लोन दे दिया, उसकी आड़ में आप ईएमआई जो ले रहे हैं उसमें इतना इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है। जो 20 लाख का लोन है वो 50 लाख का पड़ता है आपको जब तक आप उसको चुकाते हो। ऐसे में कम से कम बैंकों से ये आग्रह है कि वो किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना करे, किसी भी जो बायर है इस तरह का। अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पेपर वर्क होना चाहिए और वो प्रॉपरली उनको बताएं, ताकि ऐसा ना हो कि आपका गठजोड़ हो जाए बिल्डर से, जो इस केस में हुआ, और नुकसान झेले एक बायर। बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ, इसीलिए सीबीआई ने इतने लोगों के खिलाफ और बैंक और अलग से बिल्डर्स के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किन और बिल्डर्स का नाम सामने। और मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो में और बिल्डर्स के आपको नाम बताऊंगा, और इन बिल्डर्स के जो बायर्स हैं उनके साथ मालिक हैं उनको जेल होनी चाहिए। ये मुहिम चलाएंगे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि लोगों के साथ ठगी हुई है। सीबीआई ने 22 मुकदमे दर्ज किए, 47 जगह पर छापेमारी की है। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।